अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है सर ठीक और ठाक। इनका कंफर्ट लेवल कैसा है? सर जब तक आप नहीं आते तब तक बहुत कंफर्टेबल होता मैं ऊपर था, एक लम्हे के लिए गया, नीचे बड़ा कोई हिलैरिटी वाली कोई बात हुई थी। वो सर इन्होंने कोई छत शगाफ सर, कहका। अभी उन्होंने एसी ऑन ही किया था कि वो वहीं पे कुकर से बंद कर उठ के इधर आ गए। अब और मेरी गैर मौजूदगी में तुम बहुत हंसते खेलते हो। जी जी। मेरे होते ही क्या पसंद है, क्या मसला क्या है इनका? यार इनको एनकरेज किया करो, ये हमारे मेहमान हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन। यानी असि हजे भी मेहमान है सर। जिसके पास पक्का कामा नहीं है ना, हाँ जी। वो मेहमान है। होए होए कपड़े कुपड़े धोवी ना घर जाके धोवांगे सारे हैं ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ। अच्छा एसी इस तरह का कि पॉज नहीं है। अच्छा इधरों बटन तो वो ऐ बोले सर अभी इस बात पे हंस रहे हैं। हाँ वरना ये बात ठीक है कि स्लो थोड़ा सा दो बार स्टार्ट लवे को हल्की जी हवा आवे फिर उस तो बाद ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। इस तौर पे मैं अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੌਰੀ ਸਰ ਐ ਮਾਰਦਾ ਚੁੱਕ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। तो सर वो बेचारे ना उसी वक्त देखने वाले वो पर्पल कलर के हो जाते नहीं मैं भी जिंदगी च एडा बेहदायता नहीं एसी देखे भाई तू दो कल सेकंड परसों पता ही कौन कह रहा था ये एसी किसी जमाने में सजाए मौत के तौर पे इस्तेमाल होता था। ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। मॉर्ग से। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੰਬੜ ਹੋ ਜੀਦਾ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਏਸੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸਰ। मेरे तुम भाई हो, बच्चे हो, ਇਹ पुत्र हो। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਕਿਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਅਜੇ। राशिद तुम समझते हो कि मैं ऐसा होऊंगा? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ तुम्हारा दिल देना गवाही सही। इसकी बातों में ना हो। तुम्हारा दिल गवाही देता है ना कि मैं एक नफीस आदमी हूँ, प्यार करने वाला। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। मैं समझा आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने तक वो कलेई भी खोल जाएगी थोड़ी। बात ऐसी की। एनीवे सर आज हम कोई नया शो स्टार्ट कर रहे हैं। जी आज आई एम वेरी एंथ्यूज्ड एक्चुअली। ये शो था आज से कोई मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले मैंने कंसीव किया था। आपको याद होना चाहिए OMC। आप भी 4 साल से ही हैं हमारे साथ? 3 साल से? जी सर 3 years? 4 3 to 4 years. You were there, that I very vividly remember. असद कैफी था, आप थी, 2-3 और थे। ये क्या है, रफ्तगां की याद, वो लोग मौजूद थे। तो हमने OMC के फ्लोर पे एक फ़ैसला किया था कि हमारे पास इतने कीमती गाने हैं, इतने शानदार पुराने, तो वो गाए जा चुके हैं हमारे शोज़ में, लेकिन खबरहार में गुंजाइश नहीं होती कि उस फिल्म के बारे में कुछ बताया जा सके। जिन दिनों मैं जियो पे करता था ना शो खबरनाक, तो मीर शकील जो ओनर हैं, कैप्टन हैं जो जियो टीम के, वो बहुत कहा करते थे कि आफ्ताब साहब गाना इज़ वंडरफुल, गाना इज़ मोर देन वेलकम, वेदर इट इज़ एन इंडियन सॉन्ग और पाकिस्तानी, but you should give some intro to the song, to the composer, to the film, to the story itself. तो I always ran out of time. मसला तो टाइम का था जी कि जी मैंने 36 मिनट में शो मुकम्मल करना है, मैं फिल्म की डिटेल्स कैसे बयान कर सकता हूँ? तो then I realized कि बना बनाया गाना तो हमारे पास मौजूद है, चलाना हमने वही है जो हमारा अपनी फुटेज है। असल चीज़ है कि सिर्फ फिल्म का तारुफ, वाह क्योंकि फिल्म अगर ना होती तो गाना कहाँ होता? ये फिल्म एक्चुअली मुहर्रिक थी, गाना फिर अब तो गाने अलग से बन जाते हैं ना, फिर बाद में ले लिए जाते हैं। उस वक्त फिल्म के लिए गाने लिखे जाते थे, फिल्म के लिए कंपोज होते थे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द सिचुएशन, हाँ इवन द सिंगर, जो प्लेबैक सिंगर था उसका वॉइस टिम्बर एक्टर्स परफॉर्मर्स एक्टर के साथ मैच करने वाला, हाँ ठीक है?
तो इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता था उस दौर में। जैसे दिलीप साहब और देव आनंद को हमेशा रफ़ी के साथ किया जाता था, लेकिन किशोर दा ने आकर साबित किया कि देव आनंद के साथ जो इंसाफ मैं कर सकता हूँ वो रफ़ी साहब ने नहीं किया। और सबसे बड़ी मिसाल थी फिल्म ज्यूल थीफ का पहला गाना, ये दिल ना होता आवारा। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत। देव आनंद पे तो खैर हेमंत कुमार के बड़े गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर दा के बड़े बड़े शानदार गाने। तो आज जो गाना मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म बहिश्त का। वाह, यानी जन्नत दा। हाँ जी, बहिश्त जन्नत ही को कहते हैं। जी जी, मैं कदों अच्छा, गया। अपने इल्म का इजहार करता रहता है बेचारा वक्तन फ़वक्त, जहाँ मौका मिले वो बता देता है कि भी इस चीज़ का मुझे पता है। और दूसरा इस मामले में मासूम है। यू नो व्हाई? उसको इतना इल्म भी नहीं है। मैं नाल आया बगैर एक दूसरा टिका के फंबल करता है। सर वो एसी की वजह ना हो रहा है। एसी तो अच्छा, पता है बंद मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों हूँ थोड़ा सा? जी तुम्हारे बहुत ज्यादा कस्टोडियंस पैदा हो गए हैं। कमेंट्स में अगर पढ़े ना, अच्छा जी। तो जी खुदा के वास्ते इन्हें टिकने दें प्लीज, इनको कंफर्ट में रखें, इन्हें ना फिक्के कहें, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। ये जितनी तुम्हारी नानियां बनती हैं ना, हाँ। तुम्हारी फुफियां बनती हैं, उनकी वजह से मैं बरहम होता हूँ। तो इसलिए कैमरे के सामने दरखास्त करो उनसे कि प्लीज लीव अस अलोन। इस तरह क्या ए लीव अस अलोन, प्लीज प्लीज लीव अस अलोन। अलोन। पान दे दो। है कि ये इसका मतलब है कि हमें इजी रहने दो। हाँ। आफ्ताब साहब थोड़ी सी अगर उस्तादी भी करते हैं ना तो हमारे फायदे के लिए करते हैं। यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚਿਆਂ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। नहीं, वापसी पे तुम देखना, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं तो सारी उम्र इत्थे रहना है। और यार तुसी तैयार नहीं होना 4-5 साल मेरे को ला के हाँ जी। अपना पे चेक इत्थे ले जाके, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ हक तो बनता है ना, मेरे नाल गद्दारी करोगे, मैनू छड़ के जाके किसी और पासे अपना मामला करोगे। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ये गद्दारी नहीं होती, तुम्हारा हक होता है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ राशिद तुम्हें तो चाहिए ना? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, राशिद क्यूट है वैसे। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਊਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਗੈਟ ਲੌਟਸ। Get lots. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਆਏ ਸਹੀ ਚ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, आज की फिल्म की तरफ आए। ਆ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰ ਨੰਗ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ। ਆਹੋ, ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ। ये नंबर नंबर बोला इन्होंने। नंबर बोला क्या है? वो Title? टाइटल था। ਹਾਂ, ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ। नंबर ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। हाँ, लंबरा च मर जाते। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। नहीं पूछते की ने? ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। क्यों? ਬਟਨ ਹੀ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, मैं ground- जी लिखा हो ना, जी ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ग्राउंड पे जाया करो। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। दबा देता बी। हाँ जी। बी इज बेसमेंट। ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਫਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ग्रेविटी के साथ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ,
ਧੌਣੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। नहीं वैसे बड़ा प्यारा है प्लाजा वो नहीं, हाँ जी। सर, वो टावर बहुत खूबसूरत है, अजमान के अच्छे टावर्स में है। अच्छा जी फिल्म की तरफ चले। चलो फिल्म ਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। अच्छा जी फिल्म है बहिश्त, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया बहिश्त वॉज रिलीज इन 1974। ਆਹ, इसकी एक खासियत है जो मैं जब देखता हूँ ना किस चीज़ पे रिसर्च करनी हो, देखना हो इसके बारे में, मैंने तो बस देखी हुई है, खूबसूरत फिल्म थी और मेरे वैसे भी फेवरेट है, मुझे निशो भी बहुत पसंद है और मुझे नदीम साहब तो वैसे ही किसको पसंद नहीं है। वो एक्टर भी कमाल के, वो बंदा भी कमाल का, बड़ा ही नफीस आदमी, बड़ा ही नफीस आदमी। सही वो है जो रियाज शाहिद साहब ने स्टार्ट की थी। जी 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 जी। अब इसकी खासियत ये है कि इसके प्रोड्यूसर्स हैं दो, नीलो शाहिद एंड रियाज शाहिद। हाँ जी। इसके म्यूजिशियंस भी हैं दो, अच्छा। रशीद अत्रे एंड ए हमीद। वाह। यू विल बी सरप्राइज्ड कि रियाज शाहिद वाज अ पोएट, ही वाज अ लिरिसिस्ट वाह। एंड अ वेरी गुड पोएट। रियाज शाहिद वाज आउटस्टैंडिंग, वो जो शुरू से ही होते हैं ना टैलेंटेड, टैलेंटेड, आउटस्टैंडिंग कैटेगरी का वो बंदा था। हिज चॉइस ऑफ म्यूजिक वॉज वेरी गुड, हिज चॉइस ऑफ स्टोरीज वॉज वेरी गुड, हिज डायरेक्शन वॉज रिमार्केबल, फ्लॉलेस। तो नीलो बेगम के शौहर भी थे। ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक मामला ऐसा है जो आपने बहुत कम सुना होगा कि ये तो होता है कि दो डायरेक्टर्स हैं फिल्म के दो डायरेक्टर्स हैं। इसके दो डायरेक्टर्स हादसातन हुए थे। द फिल्म वॉज स्टार्टेड बाय रियाज शाहिद एंड ही डाइड इन हार्नेस, और फिर फिल्म को कंप्लीट किया था हसन तारिक ने। हसन तारिक वॉज अनदर रिमार्केबल डायरेक्टर, और फिर दिलचस्प बात ये कि वो शागिर्द भी थे रियाज शाहिद के, इसीलिए। और उनके क्रेडिट पे देखें रानी की कैसी कैसी फिल्में, उमराव जाना, उमराव जाना, दीदार, अंजुमन, बड़ी बड़ी कमाल की फिल्में। सुरैया भोपाली ऑल्सो, और वो इनकी अहलिया भी थी। जी। नहीं तो सही कि जो दो कंपोजर्स, ये दो डायरेक्टर्स होने की वजह से है या फ्रॉम नहीं शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन फिल्म जब बीच में ही थी तो डायरेक्टर जो कप्तान है वो ही ना रहे तो फिर फिल्म तो तबाह हो जाती है। सर कितनी ड्यूरेशन में बनी थी ये फिल्म? तो इट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 2 years। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसकी स्टोरी लाइन भी दिलचस्प है, क्योंकि रियाज शाहिद चूँकि राइटर थे बला के, और वो कहानी उसके प्लॉट के बारे में बहुत टची थे, छोटी मोटी कहानी पे हाथ नहीं डालते थे। कश्मीर पे? नहीं, कश्मीर पे थी उनकी फिल्म ये अमन, वो भी मस्ट वॉच मूवी है, ज़रूर देखना। उसमें अदीब का रोल और संगीता करियर बेस्ट है। सर इनके टॉपिक्स ऐसे होते हैं। जरका भी? जी जी, जरका वॉज ऑल्सो, जरका मेरे ख्याल में थोड़ी सी ओवररेटेड फिल्म थी। मुझे जरका से थोड़ी सी चिढ़ इसलिए भी थी कि जरका ने रियाज शाहिद को तंग बहुत किया था, बहुत तंग किया था। इनके भाई ने बड़ा एक दिलचस्प फिक्रा मेरे शो में ही कहा था। मेरे मेहमान थे शेख साहब, तो कहने लगे कि मेरे भाई को कैंसर ने नहीं मारा, सेंसर ने मारा। तो खैर एनीवे, ये कहानी है जनाब, एक लड़का है खालिद और एक लड़की है जिनकी मुलाकात कॉलेज में किसी फंक्शन पे होती है, कोई मुशायरा है या कोई अपना मुबाहिसा है। तो उसमें दोनों की छेड़खानी, कोई शरारत, कोई ये वो, और फिर मोहब्बत हो जाती है। नदीम साहब आम तौर पे वारदात इसी तरह डालते हैं। बड़ी आइडेंटिकल वारदात इनकी फिल्म दिल लगी में भी। दिल लगी इज़ अनदर ब्यूटीफुल मूवी। उसकी भी स्टोरी मिलती जुलती इसलिए है कि उसका अंजाम भी अच्छा नहीं था, दर्दनाक अंजाम था। वो तो खैर बहुत ही दर्दनाक था, ये भी उतना ही दर्दनाक है। अ डिवोर्स, कि अ लव अफेयर एंडिंग इन अ डिवोर्स, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? अ मिसकैरेज एंड अ डिवोर्स। तो वो ये कि शादी हो जाती है, बहुत प्यार मोहब्बत, बड़ा शानदार मामला। लेकिन वो जो मदर इन लॉ है नैयर सुल्ताना, वो इब्तदान तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी के साथ बदसलूकी होती है ना, उसकी सास करती है तमन्ना,
उससे कुछ इन्फ्लुएंस लेकर ना एक 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 जिस तरह का रिएक्शन इस खातून में डेवलप हो जाता है। दिस वॉज एक्चुअली द मैसेज। ये वो पैगाम था जो सिर्फ रियाज शाहिद ही दे सकता था कि ये जो ट्रॉमा है ना, एक तरफ से ट्रॉमा, उसने दूसरी तरफ नकासी करनी है, उसने लाजमी, ये ह्यूमन नेचर है। डोंट पास इट ऑन। हाँ, कि इट इज़ जस्ट लाइक पासिंग इट ऑन, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद बर्दाश्त करते हैं, जो सहते हैं, वो फिर आगे निकाल देते हैं। आप देखें कि एक सेक्रेटरी को झाड़ पड़ती है चीफ मिनिस्टर से या गवर्नर से, वो अपने से निचले अफसर पे निकालता है, उससे नीचे दूसरा, उससे नीचे फिर उससे नीचे, आखिर क्लर्क तक आती है और क्लर्क जाके बेचारा अपने घर घर में पे, हाँ, बीवी पे निकाल, हमेशा कमजोर पे निकाल। जी, जिसका जिस पे चलता हो। तो खैर वो फिर अपनी बहू के साथ बदसलूकी शुरू कर देती कि मैं खाम का इसके साथ ऐसी नेक सी सास बनी हुई हूँ। उस वक्त वो भूल जाती है खातून के एक कुव्वत है, एक फोर्स है जो बड़े गौर से तुम्हें देख रही है, तुम्हें मॉनिटर कर रही है। तुम्हारी यही फीलिंग्स, तुम्हारी यही रीडिंग्स तुम्हारी आकबत संवारेगी या तबाह करेंगी। उसने एक गंदा रास्ता अपनाया जो कि इंतहाई आमियाना और रूटीन का, जो आम लोग करते हैं। हालांकि बड़ी ग्रेसफुल खातून थी वो, और कैरेक्टर भी खूब निभाया नैयर सुल्ताना ने। वो भी भला की कमाल की आर्टिस्ट थी, कमाल की आर्टिस्ट थी। ये बदनसीब हैं जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बातें करते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म और उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री देखी नहीं, गोल्डन एरा नहीं देखा। देखें जिन कैमरों के साथ इंडियंस उस वक्त भी ऑडिशंस लेते थे, एक्स्ट्राज के शॉट्स, सड़क के शॉट्स, यानी फजूल तरीन शॉट्स लेते थे। थके हुए जो कैमरे थे, उन कैमरों के साथ, उन आई मीन अपरेटस वो था, मशीन वो थी। ना हम टेक्निक में अच्छे थे, ना टेक्नोलॉजी में अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद कमाल के आर्टिस्ट पैदा किए हमने, कमाल के डायरेक्टर्स पैदा किए। लोगों को एस सुलेमान का पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा डायरेक्टर था। ये दादा नजरुल इस्लाम कितना बड़ा डायरेक्टर था। रियाज शाहिद, हसन तारिक, बड़े बड़े बाकमाल लोग थे, बड़े बड़े बाकमाल लोग। और फिर परवेज़ मसूद, परवेज़ मलिक, ये अपने डार साहब, असलम डार, दिल लगी वाले, बशीरा वाले, बड़े बड़े बाकमाल। जी भाई, मैं ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ? होती थी, क्यों नहीं होती? ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ। होती है, कैमरे की आवाज़ वे आती है। किथे जा रहे हैं, ट्रर्रर्रर्र, हाँ, वो होती थी, पिछों आवाज आ रही। वो नागरा के साथ वो करते होते थे। इनके मसाइल थे, मैं कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजिकली भी, टेक्निकली भी बहुत पीछे होने के बावजूद हीर रांझा बना दी। वाह, बड़ी बात है, कुछ छोटी फिल्म थी, बड़ी बड़ी फिल्म। एक एक लाइन 1-1 अरब रुपए दी। ये आप यूं समझिए कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। निस्फ सदी 2 ही कैमरे चलते रहे। एक तो ह्यूज कैमरा होता था मिचल, जैसे कोई रेलवे इंजन होता, और या फिर एरी। आज भी एरी, एलेक्सा, बड़े बड़े कमाल के चलते हैं कैमरास, लेकिन वो पुराने थके हुए, अज़कार रफ्ता, खांसते हुए, हाँफते हुए कैमरे, और उनके साथ निस सदी इस्तेमाल करने के बाद कभी अपग्रेड किया या उसी के साथ खत्म हो गया? वो फिर अपनी मौत आप मर गई। क्या? इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। तो जब वो मरी, साथ सारा कुछ मर गया। तो बात जो है वो बढ़ते बढ़ते नाचाकी पे आ जाती है। वो बेटा परेशान है कि मैं माँ का साथ दूँ या बीवी का साथ दूँ। वो कंसीव कर लेती है, एक्सपेक्ट कर रही है। शदीद टेंशन और ट्रॉमा की नज़र हो जाती है ये प्रेगनेंसी, एंड शी लूजेस द बेबी। इसके बाद फिर वो तहिया कर लेती है कि मैंने इस घर नहीं रहना, और डिवोर्स हो जाती है इनकी। ये बहुत भयानक ट्रेजेडी है, ये बहुत भयानक ट्रेजेडी है, जो कि महसूस होता है कि अगर घर घर की नहीं तो अक्सर घरों की कहानी है। ये ट्रेजेडी आती है आपकी ज़िंदगी में। बहरहाल ये भी ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है, इसका सामना करना चाहिए, इसको फेस करना चाहिए, क्योंकि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। द लाइफ शुड मूव ऑन, ठीक है? तो ये रुकना नहीं चाहिए। ट्रेजरी पोर्शन चल रहा है, जे रोना नहीं ਹੁੰਦਾ, रोण वाला मूंह बनाना।
अब इसकी दिलचस्प बात यह कि अक्सर जगहों पर शायर गलत लिखा हुआ है, रियाज शाहिद लिखा हुआ है, किसी जगह पे तस्लीम फाजली लिखा। मोस्ट प्रॉबेबली ये तस्लीम फाजली की पोइट्री है। तस्लीम फाजली जो निशो के शौहर थे, ठीक हो गया। फिर एक जगह गालिबन विकीपीडिया पे या किसी और वेबसाइट पे, किसी सर्च इंजन में ये मिस इन्फॉर्मेशन फीड हुई है कि ये ए हमीद की कंपोजिशन है। तो ये गाना जो हम आज पेश करने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना, वन ऑफ द बेस्ट डुएट्स मैडम नूरजहां एंड मेहदी हसन, बड़े ही खूबसूरत गानों में से मैं समझता हूँ उनका सरखेल ये गाना है। लेकिन जो कंपोज़र है वो ए हमीद लिखा हुआ है। So तस्लीम फाजली। नो, तस्लीम फाजली वाज द लिरिसिस्ट। मैं इसका कंपोज़र रशीद अत्रे को समझता हूँ, क्योंकि दो कंपोज़र्स थे ना इसके। रशीद अत्रे बहुत बड़ा कंपोज़र, नॉट दैट कि ए हमीद कोई छोटे कंपोज़र का नाम है, लेकिन रशीद अत्रे तो पाकिस्तान के बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि जो दो टॉप के कंपोज़र्स हैं उनमें से एक है रशीद अत्रे। और ख्वाजा साहब को एक साइड पे कर दिया जाए तो फिर निस्फ जो है वो पीछे रह जाता है। अच्छा, इसका सुराग मैंने कैसे लगाया? अब इसके लिए ना ए हमीद मौजूद है, ना तस्लीम फाजली मौजूद हैं, ना रियाज शाहिद मौजूद हैं। मैं किससे पूछूं? इवन नीलो बेगम मौजूद नहीं है। स्टाइल नहीं, स्टाइल तो खैर मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूं कि ये रशीद अत्रे हैं। नाम ए हमीद का लिखा हुआ है जी। इसलिए कि आगे चल के वजाहत अत्रे ने इसी कंपोजिशन को अपनी पंजाबी फिल्म इश्क न पूछे ज़ात में इस्तेमाल किया है। देखो, बाप की कंपोजिशन बेटे हमेशा इस्तेमाल करते। आरडी ने कई जगहों पर एसडी को इस्तेमाल किया। भी उसका बाप है, कहते नहीं तेरे बाप का माल है, तो कहता है भी मेरे बाप का माल है, हु आर यू। तो ये जो अंतरे है ना, इश्क न पूछे ज़ात का, वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, इस गाने के अंतरे और उस गाने को ज़रा कंपेयर करके सुनिएगा। आपको यूँ महसूस होगा कि ये बाकायदा चरबा है, लेकिन वजाहत अत्रे मरहूम को इसलिए इसकी इजाज़त है कि उनके वालिद साहब। अगर ये ए हमीद की कंपोजिशन होती, अगर मैं वज्जो को जानता हूँ, क्योंकि ही वॉज अ फ्रेंड एंड अ वेरी गुड कंपोजर, नॉट एज बिग एज गुड एज हिज फादर वॉज, ये ज़रूरी नहीं होता। अब एसडी बर्मन के लेवल से बहुत दूर था आरडी, लेकिन एसडी बर्मन रोज़ रोज़ पैदा होते हैं कोई, रशीद अत्रे भी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। लेकिन वजाहत कभी ये कंपोजिशन इस्तेमाल ना करते अगर ये ए हमीद की होती। मैं इस पर फिर मज़ीद रिसर्च करूँगा इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी, हालात ने इजाज़त दी, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। आइए गाना देखते हैं। है रात रात भर के काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, है रात रात भर की। दे साथ तू भी मेरा, होने ना दे सवेरा, इस रात का अंधेरा मिलता है रोशनी से, है रात रात भर की। ऐ दिल अभी न सोना, ये फुर्सत न खोना, ऐ दिल अभी न सोना,
ये फुर्सतें न खोना, होगा है जो भी होना, क्यों फिक्र है अभी से, है रात रात भर की। वक्त ठहरे, लम्हात है सुनहरे। ऐ काश वक्त ठहरे, लम्हात है सुनहरे। सब उठ गए हैं पहरे, खतरा नहीं किसी से, है रात रात भर की। ये प्यार की बहारें, किरणों की ये फुहारें, ये प्यार की बहारें, किरणों की ये फुहारें। हो वक्त को संवारे, उल्फत की ताजगी से, है रात रात भर की, काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, है रात रात भर की। ब्रावी ब्रावी